डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से आपके इस तैयारी करो परिवार में, ऑनलाइन परिवार में। देखिए भाई, आज हम जानते हैं जलियांवाला हत्याकांड के बारे में। ठीक है, क्योंकि कल हमने गांधी जी को पढ़ा और गांधी जी को हमने 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन तक पढ़ लिया। मैंने आपको बताया कि 1918 में एक और चीज़ हुई, अहमदाबाद में खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद अब 1919 में आए और उसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात ना करें, जो इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट घटना रही, 13 अप्रैल 1919 को घटी जलियांवाला हत्याकांड। चलिए, बेसिकली ये है क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम संपूर्ण बातें करते हैं। आपने कई जगह हर बातें सुनी होंगी, आपने पढ़ा भी होगा। आज हम इसको पढ़ते हैं और हम इसको कहानी के रूप में याद करने की कोशिश करते हैं और सही तथ्यों को जानते हैं, सही तथ्य क्या थे। देखिए, 13 अप्रैल 1919 की घटना हुई, उससे पहले इसका बैकग्राउंड क्या था वो देख लेते हैं। जैसा आपको पता है कि 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। तो 1913 में भारत में गदर मचा हुआ था। गदर यानी कि लड़ाई चल रही है आपस में। जो यूएसए जो वहाँ के रहने वाले भारतीय थे वो यहाँ आए और यहाँ क्रांति के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और उनके अध्यक्ष हैं रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष तो यानी कि 1914 में आंदोलन चल रहा है। और रास बिहारी घोष ने ये कहा कि भाई 21 जनवरी 1915 को हम क्या करेंगे? सशस्त्र विद्रोह करेंगे। ये आपको इतिहास पता है। उन्होंने क्या कहा? रास बिहारी घोष ने कहा कि भाई 21 जनवरी 1915 को हम क्या करेंगे? सशस्त्र विद्रोह करेंगे। 1914 की बात है, वहाँ पर 14 में एक संगठन बन चुका है, विद्रोह चल रहा है और एक डेट निश्चित की कि हम पूरे पैन इंडिया में 21 जनवरी 1915 को सशस्त्र विद्रोह करेंगे। सशस्त्र नाम से ही है, शस्त्रों के साथ विद्रोह। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे सरकार को पता चलता है इस तारीख के बारे में, सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है, उन क्रांतिकारियों को, और इस विद्रोह को दबा देती है। तो ऐसे विद्रोह फिर कभी ना हो, इसके लिए सरकार एक एक्ट लेके आती है 1915 में, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। इंडिया का डिफेंस का एक्ट लाती है 1915 में। किस लिए? कि जो सशस्त्र विद्रोह की साजिश थी, ऐसे विद्रोह कभी दोबारा ना हो, इससे बचाव के लिए गवर्नमेंट, इंग्लिश गवर्नमेंट लाती है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, मतलब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, कि कोई विद्रोह ना हो, इसके लिए एक्ट लेकर आती है। 1917 में 1917 में सेडिशन कमेटी का आयोग किया जाता है। सेडिशन कमेटी का क्या किया जाता है बेटा? आयोग किया जाता है। और उसके अध्यक्ष, जैसे कि आपको नाम से लग रहा है, तो सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट, ये वही रॉलेट है जिसका नाम आगे जाकर रॉलेट एक्ट पढ़ने वाला है। ठीक है, तो 1917 में सेडिशन कमेटी, जिसके अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट हैं, एक कमेटी बनाई गई। किसके लिए? कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में और क्या अच्छे परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी प्रथम विश्व युद्ध में आपको पता है कि इंडिया ने पूरा सहयोग किया। किसको? कल मैंने आपको जैसा कि पढ़ाया, तो प्रथम विश्व युद्ध में चाहे वो गांधी रहे हों, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, सभी कह रहे हैं भाई कि इंडिया के नौजवानों को इंग्लिश आर्मी में भर्ती होना चाहिए और उनका सहयोग करना चाहिए, और करा भी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच 1916-17 में कहीं ना कहीं क्रांतिकारी घटनाएं भी हो रही हैं। तो उनको दबाने के लिए 1917 में क्या होता है? सेडिशन कमेटी का आयोग किया जाता है, जिसके हेड हैं सर सिडनी रॉलेट। वही कहीं ना कहीं वो जो कमेटी है वो 1919 में एक एक्ट पारित करती है, एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, यानी कि अराजकता और क्रांतिकारी क्राइम अधिनियम। ठीक है, वो इसको पारित करती है। इस नियम में था क्या? आखिर इस एक्ट में क्या था जो बाद में इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ गया? इसमें क्या था? क्योंकि नाम क्यों पड़ा बेटा आपको पता है? क्योंकि रॉलेट की कमेटी ने इसको एक्ट को आगे बढ़ाया था, इस पर जांच की थी, पूरा सब कुछ देख के क्या करना चाहिए, तो इसका नाम पड़ा रॉलेट एक्ट बाद में। तो इसमें क्या था? इसमें यह था कि आप किसी को सिर्फ संदेह के आधार पर ही बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। वारंट की आपको जरूरत नहीं है। और जिसको गिरफ्तार किया है वो ना तो कोई अपील कर सकता है, ना वो कोई वकील कर सकता है। इसलिए इसे ना वकील, ना अपील, ना दलील का कानून कहा। ठीक है, क्या कहा? ना वकील, ना अपील, ना दलील का कानून कहा। अच्छा बेटा, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस एक्ट के बारे में अब गांधी जी क्या सोच रहे हैं। आपने कल पढ़ा गांधी जी के बारे में, तो आपने देखा कि गांधी जी अब तक 3 आंदोलन कर चुके हैं छोटे छोटे। वो 17 में चंपारण कर चुके हैं बेटा, वो 18 में अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कर चुके हैं बेटा, वो 18 में ही बेटा छोटा सा आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह कर चुके हैं गुजरात में। वो 3 आंदोलन कर चुके हैं। ठीक है,
कौन कौन से? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। अब गांधी जी भी किसी एक बड़े आंदोलन की फिराक में थे भाई, कि कोई बड़ा आंदोलन आए आए जिससे अपना क्या है, पब्लिसिटी मशहूर हो भाई, हर किसी को शौक है पब्लिसिटी का। तो गांधी जी भी इसी उसमें है कि कोई बड़ा आंदोलन किया जाए जिससे देश में हम पहुंच सकें और देश को अपनी बात बता सकें। तो ये तभी ये कानून आता है 1919 में, रॉलेट एक्ट, जिसमें क्या था कि सिर्फ आप शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हो और ना उन्हें कोई अपील का है, ना दलील का, और ना ही वकील का कोई अधिकार है। इसलिए कहा ना अपील, ना दलील, ना ही वकील का कानून। बेटा जो उस समय ब्रिटिश की कमेटीज में जो बंदे थे, जो इंडिया के थे, उन्होंने इस्तीफे दिए बेटा इसके खिलाफ, जिसमें से सबसे मेन कौन है? जिन्ना और मदन मोहन मालवीय। इन तीनों ने अपना क्या दिया बेटा? दोनों ने इस्तीफा दिया। इन्होंने अपना इस्तीफा दिया। पहले तो इन्होंने कहा भाई कि देखो ये कानून अच्छा नहीं है, इस कानून को पारित मत करो। उन्होंने कहा देखो भाई हम तुम्हारी बात क्यों माने, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा हम इस्तीफा देते हैं कि दे दो। तो जिन्ना ने और मदन मोहन मालवीय ने क्या दिया बेटा? इस्तीफा दिया है। किसके अगेंस्ट? 1919 के रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। ठीक है। अब गांधी जी यहाँ तक 3 आंदोलन कर चुके हैं। तो गांधी जी अब क्या करते हैं? गांधी जी को मौका मिलता है, गांधी जी करते हैं रॉलेट सत्याग्रह। क्या करते हैं? गांधी जी को इसके बारे में पता चला तो गांधी जी करते हैं बेटा रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट सत्याग्रह करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा? आपने देखा सामने बॉम्बे लिखा हुआ है, क्या है? बॉम्बे। तो गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह करते हैं स्टार्ट बॉम्बे से, और ये बहुत ही अच्छा सफल रहता है। और रॉलेट सत्याग्रह में वो कहते हैं कि हम 6 अप्रैल 1919 को क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। और पूरे भारत में 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल की जाती है, क्योंकि गांधी जी हैं तो अहिंसात्मक होगा। क्या होगा? अहिंसात्मक होगा। जहां वो गांधी जी दिखे वो अहिंसात्मक आंदोलन होगा। तो रॉलेट सत्याग्रह किया गया, बॉम्बे से शुरू किया गया, और कहा गया कि हम 6 अप्रैल 1990 को पूरे देश में एक हड़ताल करेंगे, और हड़ताल की भी गई। ये बहुत अच्छा चल रहा था बेटा। ठीक है। इस बीच एक बंदा मिलता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। किससे मिलते हैं? गांधी जी से। तो स्वामी दयानंद सरस्वती गांधी जी से मिलते हैं और कहते हैं कि गांधी जी, अहमदाबाद में कुछ नहीं रखा, बॉम्बे में कुछ नहीं रखा। यदि आपको भारत को जानना है, आपको मशहूर होना है, आपको एक अच्छा राजनेता बनना है, तो आपको चलना पड़ेगा बेटा कहाँ? दिल्ली चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाई देखो इसमें कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पर। यदि आपको एक अच्छा राजनेता बनना है, आपको भारत की नस नस को जानना है, आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ जन जन तक पहुँचे, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है? स्वामी सदानंद सरस्वती। वो कहते हैं बच्चों जैसी हरकतें तो करो मत, इनसे तो कुछ ना आज हो ना कल। अरे बोलो हाँ कि ना? उन्होंने कहा देखो इन हरकतों से ना कुछ आज होगा ना कुछ कल होगा, तो बच्चों की हरकतें मत करो। उन्होंने कहा ऐसा करो, दिल्ली चलो, ना तो आपका यहाँ कुछ काम है यहाँ साबरमती आश्रम में, ना ही आप बॉम्बे से कुछ कर सकते हो, आपको दिल्ली चलना पड़ेगा। गांधी जी बड़े ही समझदार व्यक्ति से इस चीज़ में। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, गांधी जी से बड़ा राजनेता अब तक इस भारत में कोई नहीं हुआ है। भूतो ना भविष्य थे, इसके बारे में बात करेंगे। गांधी जी कितने बड़े राजनेता थे, कितनी अच्छी उनकी राजनीतिक समझ थी। तो गांधी जी ने सोचा, बात तो सही कह रहे हैं ये, कि यहाँ बैठकर कुछ होगा नहीं, तो हम क्या कर चलते हैं? दिल्ली चलते हैं। तो गांधी जी दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। किसके लिए? दिल्ली के लिए निकलते हैं गांधी जी। और आगे देखें, 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी जाते हैं दिल्ली निकल। तो दिल्ली के पास ही एक हरियाणा में एक स्टेशन पड़ता है बेटा, पलवल। पलवल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है। तो दिल्ली में ही पलवल पड़ता है बेटा, हरियाणा में। वहाँ पर गांधी जी को ब्रिटिश सेना रोक लेती है, या वहाँ का स्टाफ रोक लेता है पलवल हरियाणा में, और कहते हैं भाई देखो या तो आप सीधे वापस चले जाओ या हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो गांधी जी को यहाँ से वापस ट्रेन में बिठा करके, जिस ट्रेन से आए थे उसी ट्रेन की टिकट लेकर के वापस भेज दिया जाता है कि गांधी जी टाटा बाय बाय, आपसे फिर कभी मिलेंगे, अभी तो मुलाकात संभव नहीं है। तो गांधी जी भी दिल्ली को बाय बाय करते हुए पलवल हरियाणा से निकल जाते हैं आगे की ओर। अब सुनिए भाई, गांधी जी जा चुके हैं। 9 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई पलवल में। यहां एक और घटना होती है पंजाब में। कहां पे होती है? पंजाब में। पंजाब में घटना क्या होती है कि पंजाब में जो रॉलेट एक्ट के प्रति जो विरोध था वो कहीं ना कहीं चरम पे था। वहां पर ये मान लीजिए कि हिंसात्मक आंदोलन हो रहे हैं। ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, पंजाब में पंजाब के 2 कद्दावर नेता, बड़े नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बेटा देखें, सैफुद्दीन किचलू एक बहुत ही बड़े नेता थे। चूंकि आपको नाम से लग रहा है कि मुस्लिम नेता थे, मुस्लिम नेता थे, ऐसे एकमात्र पहले नेता थे बेटा जिनको स्वर्ण मंदिर में सरदारों ने
भाषण देने के लिए भेजा कि आप स्वर्ण मंदिर से क्या करोगे, आप जनता को आह्वान करो। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सिख एकता के प्रतीक थे सैफुद्दीन किचलू। कहीं ना कहीं ये तो ब्रिटिश साम्राज्य डरा हुआ है कि सैफुद्दीन किचलू कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम और सिख तीनों को मिला रहे हैं। उनके लिए ये आंदोलन बड़ा नहीं है, उनके लिए ये बड़ी बात ये थी कि भैया तीनों को एकजुट कर रहे हैं। जहां हम देश को तोड़ रहे हैं 2 हिस्सों में, हिंदू मुस्लिम सिख 3 हिस्सों में तोड़ रहे हैं, वहां सैफुद्दीन किचलू जैसे इंसान इस देश को एक करने में लगे हुए हैं। तो उनको ये था कि भाई इन दोनों को अरेस्ट करो। तो पंजाब के 2 बड़े नेता डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को तुरंत प्रभाव से अरेस्ट किया गया। तो 10 अप्रैल जैसे उनका अरेस्ट किया गया तो 10 अप्रैल को, कब बेटा, 10 अप्रैल को वहां जो इनके समर्थक थे वो वहां के डिप्टी मजिस्ट्रेट मिल्स इरविंग से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? मिल्स इरविंग से मिलते हैं, जो अमृतसर का क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। और उससे बात करते हैं कि भाई देखो हमारे ये नेता हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ये सिर्फ हमसे बात करते हैं और आपने सिर्फ इस शक के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, तो जो मिल्स इरविंग है वो कह देते हैं कि आपके नेता को नहीं छोड़ेंगे हम, ना आज छोड़े ना कल। भाई सीधी सी बात है, आपके नेता कोई बड़े नेता तो है नहीं हमारे लिए, हम तो ना आज छोड़े ना कल। तो वो क्लियर मना कर देते हैं मिल्स इरविंग। तो 10 अप्रैल को जैसे ही वो वापस इरविंग से मिलकर के वापस आते हैं, कौन? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू के समर्थक। तो याद रखना वहां पर मिलते हैं 5 अंग्रेज, और उन समर्थकों को लगता है कि इन्हीं अंग्रेजों की वजह से हमारे दोनों कद्दावर नेता आज जेल में हैं, हमारे दोनों बहुत ताकतवर नेता कहाँ हैं? जेल में हैं। तो वो उन 5 यूरोपियन की लाठी डंडे हाथ कूट कूट कर क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। अब चूंकि 5 गोरों की एक साथ मार मार कर हत्या कर दी गई, इतना प्रताड़ित किया गया है, तो कहीं ना कहीं पंजाब में लगता है कि क्रांति एक अलग रूप ले रही थी। तो ऐसा देखते ही यहाँ पर लागू करते हैं बेटा मार्शल लॉ। क्या लागू किया जाता है? मार्शल लॉ को लागू किया जाता है। मार्शल लॉ को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आज धारा 144 है कि एक साथ 4 लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, उसी प्रकार पंजाब में भी मार्शल लॉ को लागू किया गया और कहा गया कि देखो मार्शल लॉ लागू हो चुका है, अब 4 लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। और मिल्स इरविंग की जगह पर अमृतसर का जो आया हुआ है जनरल डायर, कौन आए? जनरल डायर को मिल्स इरविंग की जगह पर भेजा गया। इससे आगे की बात करते हैं बेटा। जनरल रिजनाल्ड डायर ये आए हैं बेटा किसकी जगह पर? इन्होंने रिप्लेस किया है किसको? मिल्स इरविंग को रिप्लेस किया है। तो जनरल रिजनाल्ड डायर मिल्स इरविंग की जगह पर आते हैं बेटा। अब बात करते हैं 13 अप्रैल 1919। बेसिकली बात क्या थी? अब आते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड पर। 13 अप्रैल 1919 इस दिन सिखों का एक बहुत ही नववर्ष या बहुत ही अच्छा त्यौहार वैसाखी, जिसे सिखों का नववर्ष भी कहा जाता है, वैसाखी मनाया जाता है। यहाँ ऋतु की फसलें क्या है? काटी जाती हैं, उसके बाद इनका सिखों का नववर्ष होता है, वैसाखी मनाया जाता है। यहाँ सभी लोग मिलते हैं, मेला लगता है। तो वैसाखी मनाया गया है, सिखों का नववर्ष है, त्यौहार है। और आपको पता है त्यौहार है तो सभी लोग इकट्ठे भी होंगे। तो अमृतसर का एक बगीचा है, अमृतसर का एक बाग है, अमृतसर का एक बाग है जिसका नाम है जलियांवाला बाग। क्या नाम बेटा? जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग में एक मेले का आयोजन किया जाता है सिख धर्म के त्यौहार वैसाखी के लिए। और यहाँ पर कुछ बच्चे अपने लिए खिलौने लेने आते हैं, कुछ वहाँ भाई बंधु वहाँ मिलने आते हैं एक दूसरे से, एक शुभकामना देने आते हैं। तो मेला है, वहाँ थोड़ी सी भीड़ बढ़ रही है। जबकि आपको पता है पंजाब में लगा हुआ है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ यानी कि यहाँ पर एक जगह पर 4 से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो जलियांवाला बाग में मेला लगा हुआ है और उस मेले में क्या होता है, कुछ भाई बंधु मिलने आए हैं, लेडीज़ मिलने एक दूसरे मिलने आई हैं, बच्चे कुछ खिलौने लेने आए हैं। वहीं पर कुछ समर्थक थे किसके? डॉक्टर सतपाल के और सैफुद्दीन किचलू के। वो समर्थक नारे लगाने लग जाते हैं। ठीक है, वो समर्थक क्या करते हैं? नारे लगाने लगते हैं। इसकी जानकारी एक हमारा भारतीय ही हंसराज, कौन? हंसराज जानकारी देता है किसको बेटा? जनरल रिजनाल्ड डायर को देता है। जनरल रिजनाल्ड
डायर को क्या देता है, जानकारी देता है कि भाई देखो जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठे हो गए और क्रांति की योजना बना रहे हैं। तो खबर कौन देता है, खबर देता है हंसराज। ठीक है, खबर देता है हंसराज कि भाई देखो ऐसे ऐसे इकट्ठे हो गए हैं और क्या बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको पता है कि गांधी जी को तो पलवल से वापस भेज दिया गया है। देखिए बेटा, हम इस पर चलें उससे पहले बात कर लेते हैं बड़ी अच्छी। अब क्या होता है, अब जरा ठहर कर हम बात सुनेंगे, सिर्फ 10 मिनट हम बात सुनेंगे कि अब होता क्या है कि जनरल डायर जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लेता है और लगभग 1650 फायर करता है। 1650 फायरिंग की जाती है बेटा। उसके चारों तरफ से गेट बंद कर दिए जाते हैं जलियांवाला बाग के और फायरिंग की जाती है। मेला लगा हुआ है, भीड़ है वहाँ पर, हज़ारों की भीड़ है, सभी अपने त्यौहार को मनाने आए हैं। तो जनरल डायर, और ऐसा जनरल डायर ने ऐसा कहा है कि उसने चेतावनी दी है, मतलब ऐसा कहा जाता है चेतावनी दी थी, लेकिन ये सत्य था कि उसने कुछ भी चेतावनी नहीं दी थी। उसने कहा भाई देखो मैंने तो पहले कहा था कि इससे बाहर निकल जाओ, इसको खाली कर दो, बट किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे मजबूरन गोलियां चलानी पड़ी। लेकिन बेटा जनरल डायर ने कोई चेतावनी नहीं दी थी, उसने गेट्स को बंद किया और सीधे फायरिंग की। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि उसमें हजारों की संख्या में, हजारों से भी ज़्यादा लोग मरे। फायरिंग से कम मरे, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में ज़्यादा मरे। उससे ज़्यादा जो थोड़े से अपने आप को बचाने के लिए गोलियों से कूदे, तो जलियांवाला बाग में कुआं था उसमें कूद गए कि कम से कम गोलियों से तो बचें। तो उस कुएं में कूदने से भी लोग मरे, हजारों लोग मरे, हजारों लोग घायल हुए। लेकिन सरकारी आंकड़ा कहता है कि उस दिन 379 लोगों की मौत हुई थी। कितने लोगों की मौत हुई थी? 379 लोगों की मौत हुई थी। तो क्या कहता है कि भाई मरे तो हजारों लोग हैं, आपको पता है, लेकिन सरकारी आंकड़ा कहता है कि आपको ये आंकड़ा याद रखना है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है या आपसे पूछ सकते हैं कहीं किसी इंटरव्यू में, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो चाहे किसी का हो। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि कितने 379 लोग उस दिन मारे गए। सरकारी आंकड़ा है ये बेटा, नहीं हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे उस दिन। आज भी आप जाते हो जलियांवाला बाग में, दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। आज भी वो कुआं मौजूद है जहाँ पर वो शहीद हो गए, जो अपनी जान बचाने के चक्कर में उस कुएं में कूद गए। वो निर्दोष बच्चे उस दिन मारे गए। उस दिन ही एक बच्चा उनमें से कसम खाता है, वहाँ की मिट्टी उठाता है और कसम खाता है कि हे जननी जन्मभूमि, मैं कसम खाता हूँ कि जब तक मैं डायर को ना मार दूंगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा। वो बच्चा कौन था? सरदार उधम सिंह। अभी एक लेटेस्ट मूवी आई है उनके ऊपर, विक्की कौशल की। सरदार उधम सिंह कसम खाते हैं उसी दिन जलियांवाला बाग में कि जब तक मैं डायर को जान से ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं बेटा। ये डायर बाद में, जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या क्या देखने को मिला बेटा, वो देख सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी बेटा। क्या कर दी? त्याग दी। अच्छा, आपके मन में एक और संशय रहता है कि गांधी जी ने अपने केसर हिंद की उपाधि को भी त्यागा था। बेटा त्यागा तो था, बट इसमें नहीं, रॉलेट एक्ट में या जलियांवाला बाग के विरोध में नहीं त्यागा था। उसके लिए कहानी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर केसर हिंद की उपाधि को गांधी जी ने जलियांवाला बाग के लिए नहीं त्यागा था। एक शंकर नारायण थे जो कि इंग्लिश कमेटी में एक अध्यक्ष थे, हाँ उनके सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसके अगेंस्ट? हाँ, जलियांवाला बाग के अगेंस्ट। बेटा देखो जलियांवाला बाग के बाद क्या क्या चेंज हुआ। जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ उसके बाद अंग्रेज हिल गए थे। अंग्रेजों को समझ में ना आया कि वो क्या करें और क्या नहीं करें। उनको केवल ये दिखा कि भाई अब तो अपना काम हो लिया। गांधी जी ने भी कहा कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज भारत में मजबूत हुए थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज भारत में कमजोर हुए थे। कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सत्येंद्र सांड्याल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल सभी एक क्रांतिकारी की भावना लेकर के उठते हैं। ठीक है, और आप देखोगे भी कि 1920 से लेकर के 1930 ये पूरा दशक क्रांतिकारियों दशक है। इसमें जितनी भी घटनाएं हुई, जितनी पार्टी बनी, जितने आंदोलन हुए, गांधी जी भी सबसे ज़्यादा सक्रिय 20 से और 30 में रहे। तो ये 10 साल, ये पूरा दशक जो है वो क्रांतिकारियों का है, ये आप देखोगे भी आगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कहाँ से? वो जलियांवाला बाग से ही। तो जलियांवाला बाग एक कम से कम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत देश को आज़ाद करने में। लिखे देखिए भाई, 1920 में एक आयोग का गठन किया गया, हंटर आयोग। किसका गठन किया गया बेटा?
हंटर आयोग का गठन किया गया कि भाई देखो हंटर आयोग का हम गठन कर रहे हैं। ये सिर्फ संतुष्टि थी जो क्रांतिकारी, जो भारतीय जिनके मन में उबाल हो रहा है, क्रांति के प्रति क्या है, ज्वाला भटक रही है, उनको बताने के लिए ये क्या था, एक सिर्फ वो था कि भाई देखो हम हंटर आयोग का गठन कर रहे हैं, ये हमें बताएगा कि किसी गलती है और किसी गलती नहीं। अच्छा, यहाँ से डायर को इस्तीफा दे दिया गया है, तो डायर को हटा दिया है और वापस भेज दिया बेटा इंग्लैंड। कहाँ भेज दिया है? इंग्लैंड। चलिए, तो 1920 में हंटर आयोग का गठन किया गया। बेटा हंटर आयोग में आपको याद रखना है कि 8 सदस्य थे, 8 यानी कि 5 तो थे बेटा इंग्लिश, जिसमें एक था हंटर जो अध्यक्ष है वो, एक तो थे इंग्लिश, और 3 कौन थे बेटा? 3 थे इंडियन। कौन कौन? चिमनालाल सीतलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद। आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। हंटर आयोग के 5 नाम से आपको कुछ भी नहीं करना है। हंटर आयोग 1920 में गठन किया जाता है। उसमें 8 सदस्य थे, 5 + 3, 5 थे इंग्लिश और 3 थे कौन? हिंदी, जिसमें मेन कौन है? चिमनलाल सीतलवाड़, जगत नारायण, सुल्तान अहमद। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। अच्छा, इस हंटर आयोग में हुआ क्या कि इन तीनों ने तो भर भर के डायर में कमियां निकाली भाई, कि डायर ने ये गलती की थी, ये गलती की थी, ये गलती की थी, लेकिन इंग्लिश वालों ने कहीं ना कहीं डायर का पक्ष लिया। हंटर आयोग की रिपोर्ट कहती है कि डायर ने पहले चेतावनी दी थी और डायर का इसमें कोई वो नहीं है, दोष नहीं है, डायर निर्दोष है, डायर का करना ऐसी मजबूरी थी। ये हंटर आयोग की रिपोर्ट कहती है। बेटा आप 1000 से ज़्यादा लोगों का कत्लेआम कर देते हो और एक आयोग बनता है, वो भी ये कहता है कि भाई देखो डायर की कोई गलती नहीं है। कहीं ना कहीं ये एक शर्मनाक घटना थी। एक आयोग का गठन हुआ, आयोग में 8 सदस्य थे, जिसमें 3 भारतीय, 5 इंग्लिश। भारतीयों ने भर भर के डायर की शिकायत की, लेकिन लास्ट में हंटर आयोग की रिपोर्ट ने यह कहा कि डायर क्या है, कि डायर ने कोई गलती नहीं की, डायर निर्दोष है, डायर ऐसा ना करता तो क्रांतिकारी और भड़क उठते और शायद अटैक कर देते इंग्लिश आर्मी पर। ठीक है, तो हंटर आयोग डायर को क्या कर देता है? दोषहीन करार कर देता है कि इसका कोई दोष नहीं है। ठीक है बेटा, देखिए बेटा अब आप मेरी बात सुनेंगे। अच्छा, मैं आपको डायर के बारे में और कुछ बातें बता दूं बेटा। अब हुआ क्या कि डायर को इंग्लैंड भेज दिया गया है। डायर को इंग्लैंड भेजा है तो डायर का यहां कर दिया है प्रमोशन, नहीं बेटा डिमोशन। पहले वो जनरल था, अब वो सिर्फ कर्नल है। क्या है? वो कर्नल डायर है और जीवन पर्यंत ये कभी भारत में नहीं जाएगा, ऐसा कहा गया। इसकी कभी नियुक्ति भारत में नहीं होगी। और अब ये जनरल से क्या बना दिया? कर्नल बना दिया। इसका क्या कर दिया? डिमोशन कर दिया। तो कहीं ना कहीं डायर को क्या है, डायर की उसमें बहुत कमी आ रही है और डायर 1927 में बेटा क्या करता है? मर जाता है। डायर इंग्लैंड में 1927 में क्या है? मर जाता है। आप कहोगे सर तो सरदार उधम सिंह ने किसको गोली मारी थी? मैंने बेटा सब्र तो करो, अभी हम चल रहे हैं आगे, अभी कहानी पूरी कहाँ हुई है। देखो बेटा, तो कांग्रेस भी, अच्छा 1919 की बात है तो कांग्रेस का अध्यक्ष 1918 की बात है, 18 से 19 तक एक अध्यक्ष रहा होगा। तो 1918 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? मदन मोहन मालवीय। तो कांग्रेस भी एक कमेटी का गठन करती है जो कि किसके बारे में बात करेगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जांच करेगा। तो एक कमेटी का गठन किया जाता है जो कि मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में किया जाता है। चूंकि अध्यक्ष हैं मदन मोहन मालवीय, तो इसमें और सदस्य कौन कौन है बेटा? महात्मा गांधी हैं, चित्तरंजन दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, जयकर हैं और महमूद तैयब हैं। ठीक है, कुछ 5 लोग हैं। अच्छा, जब हंटर आयोग की रिपोर्ट आई तो उसने कहा भाई देखो डायर की कोई भी गलती नहीं है। तो गांधी जी ने कहा देखो भाई जो रिपोर्ट है वो पन्ने दर पन्ने सिर्फ निर्लज्जता से भरी हुई है, सिर्फ निर्लज्ज है। जिसने इतने लोगों को मारने पर भी उसको दोषी करार नहीं दिया, वो रिपोर्ट कागज दर कागज कहीं ना कहीं निर्लज्जता से भरी हुई है। ऐसा किसने कहा? गांधी जी ने कहा। तो इस एक कमेटी ने कांग्रेस ने कौन सी? मदन मोहन मालवीय कमेटी, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। क्यों? क्योंकि 1918 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष भी हैं। गांधी जी इसके सदस्य हैं, चित्तरंजन दास, CR दास, मोतीलाल नेहरू फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयकर और महमूद तैयब। तो 5 सदस्य और हैं इसके बेटा। जब ये सब कुछ हो रहा है बेटा, तो पंजाब का गवर्नर कौन है? पंजाब का गवर्नर है माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर। अब बात करते हैं किस डायर को मारा था। जब 1940 में सरदार उधम सिंह इंग्लैंड जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होगा कि शायद ये वही डायर है या नहीं, या उसे ये पता हो गया, उसने कहा भाई आया हूं तो डायर को मार के जाऊंगा, सौगंध खा के आया हूं, ठीक है, मुझे सौगंध है इस मिट्टी की, और सौगंध खाई थी उसने, तो डायर तो मर के जाऊंगा। उसने कहा चलो वो मर गया तो कोई बात नहीं,
पंजाब का गवर्नर माइकल ओ डायर, वो रेजिनाल्ड डायर है, ये वो 1927 में खुद ही मर चुका है। तो ये किसको मारता है? 13 मार्च 1940 को इंग्लैंड के एक क्लब में किसको मारता है बेटा? ये सर इंग्लैंड के क्लब में मारता है किसको? माइकल ओ डायर को। किसको मारता है? माइकल ओ डायर को। तो कौन? सरदार उधम सिंह। वो किस डायर को मारता है? रेजिनाल्ड डायर नहीं, जबकि उस टाइम के पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर को मारता है और अपने आप को सरेंडर करता है। और उससे पूछा गया अपना नाम बता, तो वो कहता है सरदार मोहम्मद सिंह आज़ाद। उसने क्या कहा कि मेरा नाम क्या है? सरदार मोहम्मद सिंह आज़ाद। सरदार सिख, मोहम्मद मुसलमान और आज़ाद हिंदू। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम सिख एकता का प्रतीक बताते हुए अपने आप से कहता है कि मेरा नाम है सरदार मोहम्मद सिंह आज़ाद। तो अंग्रेज उसे पकड़ते हैं और बाद में क्या देते हैं? फांसी देते हैं। लेकिन एक इंसान की एक वो देखी जाएगी कि उसमें कितना वो था कि उसने अपनी सौगंध के लिए 1940 में जा करके माइकल ओ डायर को मारा। या तो उसे पता नहीं होगा या पता होगा तो उसे पता चला होगा कि वो डायर तो मर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डायर भी तो है, तो इस डायर को मार देते हैं। तो सरदार उधम सिंह ने किसको मारा? माइकल ओ डायर को मारा। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। जब ये घटना हो गई है बेटा, जब ये घटना हो गई तो ये बात, चूंकि ये बहुत बड़ी घटना थी, कहीं ना कहीं इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी और भारत की आज़ादी की नींव रख दी थी। 1919 तो देखो आप, 28 साल बाद ही भारत आज़ाद हो जाता है। तो 1919 में ये तो अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब हम इस देश में ज़्यादा नहीं टिक सकते। तो जलियांवाला बाग ने भारत में अंग्रेजों की, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। तो कहीं ना कहीं आपको पता है ये बात कहाँ तक पहुँचेगी? ये संसद तक पहुँचेगी। किसके संसद तक पहुँची है? ब्रिटिश संसद तक ये बात पहुँची है। तो आपके यहाँ दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ब्रिटिश सदन में भी दो सदस्य होते हैं बेटा। कौन? हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में तो इसके लिए बेटा क्या? निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। क्या पारित किया गया? निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके सदस्य थे विसेंट चर्चिल। ये नाम मैंने क्यों लिखा है? क्यों बाद में जाकर के ये इंग्लैंड के क्या बने थे? ये इंग्लैंड के पीएम बने थे। क्या बने थे? इंग्लैंड के पीएम भी बने थे, विसेंट चर्चिल। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में इस घटना के लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया ये हमारे ब्रिटिश साम्राज्य पर कहीं ना कहीं एक निंदनीय घटना है। और किसने किया? उस सदस्य किसने किया था? विसेंट चर्चिल ने। और भविष्य में वो क्या बने थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कोई भी निंदा प्रस्ताव पारित नहीं किया। जैसे ये राज्यसभा और ये लोकसभा है, तो उन्होंने कहा किसको? जनरल डायर को, कि लॉयंस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, के ये ब्रिटिश साम्राज्य का क्या है? शेर है। तो डायर को उसने क्या कहा? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। और उन्हें सम्मान की तलवार भेंट की। क्या की? सम्मान की तलवार भेंट की। किसको? जनरल डायर को। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसने उसको लायन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहा और सम्मान की तलवार भेंट की है। और हाउस ऑफ कॉमन्स में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। किसने किया? विसेंट चर्चिल ने किया। और वो कहीं ना कहीं आगे जाकर के इंग्लैंड के पीएम बनते हैं। बेटा देखो कितनी बड़ी घटना थी। सिखों के नववर्ष पर और इतनी बड़ी घटना जहां हजारों लोग मरे थे। सरकारी आंकड़ा कुछ भी कहता हो, आपको पता है, मुझे पता है कि हजारों लोग मरे थे। 379 लोग नहीं मरे थे। कुछ लोग फायरिंग से मरे, कुछ हड़बड़ी में मर गए, कुछ कुएं में कूद के मर गए कहीं ना कहीं। लेकिन आज तक उस घटना पर किसी भी इंग्लिश के पीएम, कोई भी इंग्लिश सचिव, किसी ने भी आज तक माफ़ी नहीं मांगी है। सिर्फ ये कहते रहते हैं कि ये निंदनीय घटना थी, लेकिन माफ़ी कौन मांगेगा इस बात पर? कि आप कत्लेआम कर देते हो, किसी बाग में शांति से वार्ता चल रही है और आप कहते हो कि हमने चेतावनी दी थी। आपने कोई चेतावनी नहीं दी थी। तो जलियांवाला बाग का पूरा सच ये है कि कुछ मासूमों किस प्रकार से मारा गया। जैसे बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बुजुर्ग भी थे, सबको मारा गया, सबको गोली से भून दिया गया। तो कहीं ना कहीं जनरल डायर इसी का परिणाम भुगतते हैं और उनका क्या होता है? डिमोशन होता है, वो कर्नल बन जाते हैं और 1927 उनकी मृत्यु हो जाती है। और सरदार उधम सिंह किसको मारता है? सरदार उधम सिंह मारता है माइकल ओ डायर, उस टाइम के पंजाब गवर्नर को। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स उससे दो चीज़ें कहता है। एक तो कहता है ये लाइन है ब्रिटिश एम्पायर का, और उसे सम्मान की तलवार भेंट करता है। किसको? डायर को। जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स निंदा प्रस्ताव पारित करता है। तो इसमें गांधी जी की भूमिका क्या रही? गांधी जी अब तक 3 आंदोलन कर चुके हैं बेटा। आप कौन सा किया? चंपारण किया, खेड़ा किया, अहमदाबाद मिल मजदूर किया। यहाँ पर करते हैं रॉलेट सत्याग्रह बॉम्बे से, और कहते हैं कि 6 अप्रैल 1919 को हम क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। करते भी हैं। गांधी जी फिर कहाँ आते हैं? दिल्ली के लिए आते हैं। किसके कहने पर? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के कहने पर।
लेकिन पलवल हरियाणा में ब्रिटिश साम्राज्य उनको क्या है वापस कर देता है पकड़ के, या तो आप जाओ नहीं आपको गिरफ्तार कर लेंगे। और जलियांवाला बाग का मेन जो वो थे वो गिरफ्तार किसको किया गया था, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है भाई, ये कुछ बातें गांधी जी ने ये कहा था हंटर आयोग की रिपोर्ट को कि भाई देखो ये रिपोर्ट जो है ये पन्ने दर पन्ने से निर्लज्जता से भरी हुई है। इसके आगे हम बात करेंगे 1920 के असहयोग आंदोलन की, और उसमें गांधी जी की मेन भूमिका गांधी जी की थी ही, क्या भूमिका थी वो बात करेंगे। कल हमने 1918 में खेड़ा सत्याग्रह तक बात की थी, आज हमने जलियांवाला बाग की बात की है। अगले क्लास में बात करेंगे 1920 के असहयोग आंदोलन की और उसके बाद हुई उसके घटनाओं के बारे में बात। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहें और इतिहास के कुछ अनसुने किस्से जानते रहें। थैंक यू क्लास।